आमंत्रित करते हैं बाल मुकुंद जी को। पटना के रहने वाले बाल मुकुंद जी, आधे बेगूसराय में अंगिका भाषा चलती है और आधे में मैथिली भाषा चलती है। और उसी तरह से हमारे ये जो कवि हैं बाल मुकुंद जी, ये हिंदी में भी अपनी कलम चलाते हैं और मैथिली में भी कलम चलाते हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम बाल मुकुंद सर का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ मुख्य में इस अगले कार्यक्रम में। और इसके लिए हम अनुरोध करते हैं बरौनी रिफाइनरी के ऊर्जावान एवं लोकप्रिय वरीय हिंदी अधिकारी आदरणीय शरद सर को कि सर आप आएं और आदरणीय राजेश कमल सर को आप सम्मानित करें जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। आदरणीय शरद सर जिनके संयोजन में, जिनके अपार मेहनत से हमारा यह कार्यक्रम अंगीकार हुआ है, ये शरद सर सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय राजेश कमल सर को। चादर के साथ और यह पौधा जितनी बढ़ती जाएगी संस्था हिंदुस्तान की ओर से आदरणीय राजेश कमल सर को सम्मान। राजेश कमल सर से हमारा अनुरोध कि सर हमारी संस्था हिंदुस्तान की ओर से एक पुस्तक सौप्रेम भेंट। अब ये पौधे के साथ हर कदम प्रकृति के संग बरौनी रिफाइनरी का यह स्वभाव है, यह आचरण है। अरमान आनंद सर को आप सम्मानित करें, आदरणीय मिश्रा सर। और पुनः अनुरोध आप सबों से कि एक बार डॉक्टर अरमान आनंद सभी को आनंदित। यह अद्भुत क्षण हमारे लिए है विकास जी से कि आप अरमान सर को पुस्तक देकर इस सम्मान को और एक नई ऊंचाई में, तो सभागार खिल उठता है। ठीक उसी प्रकार से जब मयूर नाचती है, एक साहित्यकार हमेशा समाज के महिला संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं। तो ऐसे ही हमारी सीमा मैम को सम्मानित करते हुए हमारे कल्याण केंद्र के लोकप्रिय सचिव श्री भोगेंद्र कुमार अमल जी की ओर से यह सम्मान देकर पुस्तक ज्ञान का चक्षु खोलती है। यह हमारा जो पौधा है, यह किताब है, पुस्तक कथाकार आदरणीय श्री सुधांशु फिरदौस सर को आमंत्रित करना चाहते हैं कि सर आप राजभूमि सर को सम्मानित करें। सर अभी हमारे रंग इनको हम सपोर्ट कर देंगे। नहीं, एक भी बच्चा हुआ हम सभी आप इसे देख सकते हैं और हमारा मंच भी गवाही दे रहा है कि भारत मर्म बिल्कुल साफ है कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए। ऐसे ही निरंतर है, वह व्याकुलता भी अब शांत होने वाली है। और मैंने सभी कवियों से जो बातचीत की और सभी कवियों की बस एक ही राय थी कि इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता आदरणीय राजेश कमल सर जो कि पटना के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान काव्य उत्सव का संचालन आदरणीय रहमान सर करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम रहमान सर को बुलाना चाहते हैं मुख्य मंच पर कि रहमान सर आप आएं और इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएं। आदरणीय रहमान सर। धन्यवाद बागेश आनंद जी का।
अभी तक बहुत ही सलीके से तरीके से सारी चीज़ों को, तुम जब हंसती हो तो सेमल की फूल सी लगती हो। ओह किस ने कहा? इसका सीधा मतलब है कि आप लोगों ने सेमल के फूल देखे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम अगले कवि के रूप में आमंत्रित करेंगे चंदन कश्यप जी का, जो कि बेगूसराय के रंगकर्मी हैं। बहुत कई नाटकों में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय से अपनी एक पहचान बनाई है बेगूसराय में। ये कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है, इनका जो अंदाज़े बयां है, उसको देखते हुए मैंने इनसे निजी रूप से अनुरोध किया कि आप अगर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ें कि रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, उस कविता को अगर आप पढ़ें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्होंने कहा बिल्कुल, हम आमंत्रित करेंगे हमारे प्रिय चंदन कश्यप। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती हैं, जो दशा दिल के तुम्हारे हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, अध जगा सा और अध सोया हुआ सा, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक बिजली सी छू गई सहसा जगह में, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में। इस तरह करवट पड़ी थी तुम, इस तरह करवट पड़ी थी तुम कि आंसू बह रहे थे इस नयन से उस नयन में। मैं लगा दूं आग इस संसार में है, प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर। जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए कर दिया था तैयार तुमने। जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए कर दिया था तैयार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात ही की ओर है रात चलती और उजाले में अंधेरा डूब जाता। मंच ही पूरा बदलता कौन ऐसी खूबियों के साथ पर्दे को उठाता। एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था और मैंने था उतारा एक चेहरा। वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने पर गजब का था किया अधिकार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और उतने फासले पर आज तक, और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी ना आए फिर कभी हम। फिर ना आया वक्त वैसा, फिर ना मौका उस तरह का, फिर ना लौटा चांद निर्मम। और अपनी वेदना में क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं। बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक अगली कविता है, ना मैं उसका शीर्षक बोलना चाहूँगा और ना ही उनके लेखक का नाम मैं बोलना चाहूँगा। वो कविता सुन के आप अंदाज़ा क्या सब उनको जानते हैं, वो हमारे बेगूसराय की धरती से हैं। तो सर उसके लिए अगर कॉर्डलेस माइक मिल जाती तो। कॉर्डलेस दिया जाए। हेलो, वर्षों तक
वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मैं भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने। हाँ हाँ दुर्योधन बांधिन है। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान इसमें कहाँ तू है, लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांधिए अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। ए हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर। फण से शनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा।
भाई पर भाई टूटेंगे, विषवांत बूंद से छूटेंगे, वो ऐश श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तालियां बजाइए भाई, चाय लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां जितनी ऊर्जावान है, चंदन कश्यप ने उतनी ही ऊर्जावान तरीके से उसका पाठ किया। बहुत बढ़िया। बस बीच में थोड़ा भावुक हो गए थे, जितनी इनकी लंबाई है मुझे लगा यहाँ से फिर आगे टेक ऑफ ना कर जाएं, थोड़ी घबराहट भी होती है। हमारे निजी मित्र हैं तो मैं इतना कर सकता हूँ इनके साथ। बहरहाल हम तमाम अपने आगे जो कवि आने वाले हैं उनसे बड़े ही सम्मान के साथ ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अधिकतम 10 मिनट का वक्त लें और उसमें अपनी छोटी बड़ी जो भी रचनाएं हैं वो पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उसकी एक समय सीमा है, तो हम सब लोग इसका ख्याल रखेंगे। ये हमारे अध्यक्ष महोदय का आदेश भी है और मेरी गुजारिश भी है। तो इसके बाद हम अगले कवि के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे पटना के रंगकर में स्थापित रंगकर में बहुत ही कमाल के नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। ए ब्रोकन चेयर, जिसका मैं साक्षी रहा हूँ, मैंने देखी थी वो प्रस्तुति प्रेमचंद रंगशाला में। हमारे कवि मित्र आदरणीय राजभूमि जी का आप चाय पीते हुए तालियां बजाकर स्वागत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चंदन भाई ने जैसी कविताएं पढ़ी, मैं थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ उसके सामने अपनी कविताओं को लेकर, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी 3 कविताएं हैं, उनसे मैं शुरू करता हूँ। पहली जो कविता है उसका शीर्षक है फिटनेस। तो कविता शुरू करता हूँ कि आजकल हर कहीं आपको एक शब्द सुनने को अक्सर मिल ही जाता होगा, फिटनेस। अगर आपको निरोग होके अच्छे से ज़िंदगी जीना है तो ये फिटनेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनके बारे में आप सोचते हैं जो फिट नहीं है, उनका क्या? मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें स्कूल और कॉलेजों से निकाल दिया जाता है। बच्चे बैठे हैं जिन्हें स्कूल और कॉलेजों से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा में फिट नहीं बैठते, जिन्हें दोस्तों द्वारा ठुकरा दिया जाता है क्योंकि वो उनके कसौटियों पे फिट नहीं बैठते। उन्हें कोई स्त्री प्रेम नहीं करती क्योंकि वो उनके महत्वाकांक्षाओं पे फिट नहीं बैठते। उन्हें अपने घर से भी निराशा हाथ लगती है क्योंकि वो रिश्तों के मर्यादाओं पे फिट नहीं बैठते हैं। जब उन्हें हर जगह से ठुकरा दिया जाता है तब वो उनका जो एकांत होता है उन्हें अपने गोद में पनाह देता है। वो किसी के ना होकर खुद के हो जाते हैं। उनके अंदर का जो निश्चल प्रेम होता है, ऋतु वायु ना मिलने के वजह से बरस नहीं पाता और कुंठित रह जाता है अस्तित्व के आखिरी क्षण तक। ये मेरी एक कविता थी। दूसरी कविता है मिट्टी का घड़ा। दूसरी कविता है मिट्टी की घड़ा। ये उस वक्त की बात है जब गीली मिट्टी घड़े का आकार ले रही थी। बारिश के आगे दौड़ते दौड़ते घर पहुंचना किसी मैराथन से कम नहीं था। कोयल की कूक पे ऊंचे सुर का रियाज हुआ करता था। ये उस वक्त की बात है जब जुगनुओं की रोशनी में आंखें चमक उठती थी। कहीं दूर से आती कीर्तन की आवाज़ अक्सर रातों में मीठी नींद सुला दिया करती थी और बाबूजी की दी हुई अठन्नी मुट्ठियों की दौलत हुआ करती थी। ये उस वक्त की बात है जब गिरने और चोट लगने पे रोने की आज़ादी थी।
ये उस वक्त की बात है जब गिरने और चोट लगने पे रोने की आज़ादी थी। प्रेम की सारी रेखाएं सिर्फ और सिर्फ माँ तक पहुंचती थी। प्रेम की सारी रेखाएं सिर्फ माँ तक पहुंचती थी और बड़े बड़े झगड़े बुजुर्गों को देखते ही खत्म हो जाते थे। लेकिन अब बारिशें छतरियों के ऊपर से छिटक जाती हैं। कोयल अब कम मीठा गाती है, रातों को जुगनू दिखाई नहीं देते और अठन्नी का ज़माना न रहा। अब रोने की इजाज़त नहीं है। प्रेम की सारी रेखाएं उलझी हुई प्रतीत होती हैं और बुजुर्गों से डरता कौन है। अब मिट्टी का घड़ा वक्त की आंच पर पक चुका है। ये दूसरी कविता थी, एक छोटी सी कविता है 4 लाइन की। ये कविता मैंने प्रेम पे लिखी थी बहुत दिनों पहले, उस पर सुनाना चाहूँगा। खरीद लाया एक गुलाब इस विश्वास के साथ कि कभी दूंगा तुम्हारे हाथ, और कहूँगा कि कायनात की सारी शक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली है प्रेम। लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर शायद कभी ना दे पाऊँ ये गुलाब तुम्हें। खिड़की पे रखे उसे सूखता देखता हूँ हर रोज़। चाहता हूँ कि उसके साथ ही सूख जाए मेरे अंदर की सारी संवेदनाएं, सूख जाए मेरे अंदर की कोमलता, और शून्य द्रव्यमान के साथ मैं भी उड़ जाऊं किसी बसंती हवाओं के साथ, जैसे उड़ जाता है पराग फूलों से समय के साथ। और जब फागुन की पहली बारिश में भीगेगा तुम्हारा अंतर्मन, महसूस कर पाओगी मुझे? अगर हाँ तो यकीन मानो उतर आएगा दूध तुम्हारे स्तनों में। बहुत सुंदर राजभूमि पढ़ रहे थे। इनकी पहली कविता जो थी फिटनेस, उस पे ये है कि जब आपके मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है, और जो ईश्वर के मन का होता है वो बहुत सुंदर होता है। और आखिर में जो इन्होंने कविता पढ़ी है उसके लिए मैं इनको अपनी 4 पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहूँगा। राजबाबू आप ध्यान देंगे? राजबाबू आपसे ही कह रहे हैं जी, आपके लिए ही ये पंक्तियाँ हैं आपकी आखिरी कविता पर कि केवल फूल समझता है तितलियों की बोली, केवल फूल समझता है तितलियों की बोली, तितली ही जानती है फूल की पीड़ा। तुम्हें ये खबर रहे कि हम दोनों में से कोई एक फूल है। मतलब संचालक की कविता पे ताली नहीं बजाने का इरादा है, ये क्या तरीका होता है? ठीक है, अच्छी बात है, आप कवियों की कविता पे ताली बजा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब फिटनेस की कविता की बात चल रही थी तो मंच पे बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर दादा लोग हैं, नीचे देख रहे थे। ठीक है, आप थोड़ा चलेंगे बोलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जिनका जिनका नाम आप लोग के मन में आया है बताइएगा मत, ठीक है? तो इसी के साथ हम अगले कवि के रूप में आमंत्रित करेंगे हमारे छोटे भाई समान अनुज प्रिया इमरान को। बहुत ही छोटी उम्र का ये लड़का है, लेकिन दिखने में हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, बहुत ही प्यार से लिखता है, छोटी छोटी चीज़ें लिखता है। इसकी 2 पंक्ति है, वो इतनी खूबसूरत पंक्ति है, मैं वो सुनाता हूँ। उसी के साथ मैं इसको आमंत्रित करूँगा। उसकी वो 2 पंक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों ने उसको साझा किया, बहुत सारे लोग, इवन बॉलीवुड के सिने अभिनेता आयुष्मान खुराना ने उसे अपने इंस्टा स्टोरी में साझा किया इसकी पंक्तियों को। तो इमरान की वो पंक्तियां हैं कि प्रेम साथ चलने का नाम नहीं है, प्रेम सही समय पर साथ छोड़ देने का भी नाम है। ये जो 2 पंक्तियां हैं वो इस लड़के की है। तो मैं इस छोटे से बालक को अब आप लोगों के सामने पेश बहुत शुक्रिया रहमान भाई का। मैं चंद कविता ही पढ़ूंगा जो कि प्रेम पर होगी। और पहली कविता है जिसका शीर्षक है एक शाम। कविता है कि तुम मिलना एक शाम उन्हीं पहाड़ियों पर जहाँ से मेरी कविताएं लौटती है प्रेम लेकर। उसी पहाड़ियों पर मैं मिलूँगा तुम्हें प्रेम लिखते,
कविताओं में प्रेम लिखना मेरा काम है, तुम बस प्रेम लेती आना। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है बोशा। कविता है कि याद है तुम्हें जब तुमने मेरे सिर पर बोसा दिया था? खैर जाने दो, तुम्हें कहाँ याद होगा। मैंने उठाकर रख लिया है तुम्हारी बोशा अपने माथे से, अपनी डायरी के एक पन्ने पर। अब हर रोज़ श्रृंगार होगी जिससे मेरी कविताओं का। मेरी कविता और भी उम्दा लगेगी तुम्हें पढ़ने में और तुम्हें महसूस करने में। मैं भी उसे बराबर लिखता जा रहा हूँ, तुम्हारी बोशा को, तुम्हारी होठों की स्पर्श को, ताकि मेरी कविताओं में श्रृंगार होता रहे। एक और कविता है 0 किलोमीटर। हाँ, कविता है कि चलो तुम्हें ले चलते हैं 0 किलोमीटर। सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, यानी हमारा गांव 0 किलोमीटर, जहाँ पर शब्द शून्य हो, जीरो जैसी गोल दुनिया में, जहाँ पर मेरा प्रेम तुम्हारे प्रेम जितना शून्य हो, जहाँ पर सिर्फ सरसों का फूल हो, जहाँ पर शिमला जैसी वातावरण हो, जहाँ पर अन्नदाता अन्न से प्रेम करते हो, जहाँ की मिट्टियों में सौंधी खुशबू हो, जहाँ की हवाओं में कश्मीरी खुशबू और ठंडक हो, वहाँ चैन से गुफ्तगू हम करेंगे। मीठी बातों में राहें यूं ही गुजर जाएगी, ये सफ़र होगी अनजानी सी, मीठी बातों की रूहानी सी, मौसम का गुमनामी सी। उन पलों को भूलकर नई हौसलों के साथ ढलती उम्र में जिए रूठी मुस्कान लिए, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं 0 किलोमीटर, यानी कि हमारा गांव 0 किलोमीटर। एक और छोटी कविता है। मैं अपनी कविता तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम उसे एक रूप देना, एक आवाज़ देना जैसी देती है माँ अपने बच्चे को आवाज़, और बच्चा दौड़ा चला आता है अपने माँ के पास। उसी तरह मेरी कविता भी चली आ गई तुम्हारे पास मेरे प्रति प्रेम लेकर। एक और कविता है लास्ट। जिसका शीर्षक है गांव और तुम। सुना है तुम्हें गांव में रहना अच्छा लगता है, मैं शहर बन रहे गांव को फिर से गांव बनाना चाहता हूँ। सुनो मैं अपने गांव में एक पहाड़ लगाना चाहता हूँ, सुना है तुम्हें पहाड़ों से मोहब्बत है। मैं अपने गांव से नदी निकालना चाहता हूँ, सुना है तुम नदियों के पास घंटों बैठा करती हो। अपने गांव के एक चौपाल के पास एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, पता चला है तुम हर सुबह मंदिर जाती हो। मेरे गांव में एक बंद पड़ा बच्चों का पार्क है, उसे फिर से चालू करवाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें हर शाम बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अपने गांव में बूढ़ी अम्मा के साथ बैठना और घंटों बात करना शुरू कर दिया हूँ। मुझे खबर मिली है तुम भाग दौड़ के बाद बूढ़ी अम्मा के पास घंटों बैठा करती हो और खूब ठहाके मार मार के हंसा करती हो। मैं अपने गांव के सारे कुत्तों से प्यार करना शुरू कर दिया हूँ, सुना है तुम्हें कुत्ते बहुत पसंद है। सुना है तुम्हें गांव में रहना अच्छा लगता है, मैं शहर बन रहे गांव को फिर से गांव बनाना चाहता हूं। धन्यवाद इमरान बाबू का। मुझे लगता है कि संसार को बाकी तमाम चीज़ों से अधिक प्रेमियों की इसीलिए आवश्यकता है। देखिए प्रेम में लड़का कुत्तों से प्यार करने लगा, ये बस प्रेम में ही संभव है। इमरान के लिए 4 छोटी छोटी पंक्तियां हैं जो मैं देना चाहता हूं। वो ये है, जिस तरह की कविताएं प्रेम की सुना रहा था और जिस उम्र में है तो जाहिर सी बात है कि प्रेम की सुनाएगा। इमरान ध्यान देना कि जब आए थे तो बताए नहीं, अब जा रहे हैं तो बताए क्यों। जब आए थे तो बताए नहीं, अब जा रहे हैं तो बताए क्यों। और जब जाना तय है आपका तो जाते जाते मुस्कुराए क्यों। ये जो चाय और
छाछ आने के बाद आप लोग की तालियों की गड़गड़ाहट में जो वृद्धि हो रही है, ईमानदार दर्शक नहीं हैं आप, ठीक है। कविताओं पे तालियां बजाइए, आप छाछ देख के ताली नहीं बजाना जी। तो अब हम अपने अगले कवि जी, अब हम लोग वापस से आते हैं। बीच बीच में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी बात है कि हंसना मुस्कुराना जो है वो बहुत अच्छी दवा है, लेकिन जब आप बेवजह हंसते मुस्कुराते हैं तो आपको दवा की ज़रूरत है। जहाँ हंसना है वहाँ हंसना है, ठीक है, मन लगा के हंसना है, अच्छे से कविता सुननी है। अब हम अपने अगले कवि के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे, हम जिन्हें निजी रूप से पढ़ते आए हैं, जिन्हें देखते हैं, और मुझे वो बहुत पसंद भी है उनका लिखना। अभी फ़िलहाल उन्होंने लिखना बहुत कम कर दिया है, अब वो पत्रकारिता में हैं, सिनेमा के निर्देशक हैं, और उन्होंने कई शॉर्ट फिल्में भी बनाई है। वो हमारे बहुत अजीज़ हैं, हम उनके बहुत अजीज़ हैं। आप लोगों की तालियों के बीच हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय कवि अंकुर आज़ाद जी। समंदर निकलते हैं इन आँखों से आंसू नहीं समंदर निकलते हैं, जब गहरी अंधेरी रात में हम घर से निकलते हैं। इन आँखों से आंसू नहीं समंदर निकलते हैं, जब गहरी अंधेरी रात में हम घर से निकलते हैं। अनजान शहरों की अंधेरी गलियों में, अनजान शहरों की अंधेरी गलियों में अपने वजूद को खोजते चलते हैं। अनजान शहरों की अंधेरी गलियों में अपने वजूद को खोजते चलते हैं। अगला शेर देखेंगे कि एक तारा टूट जाए आकाश से उस वक्त, एक तारा टूट जाए आकाश से उस वक्त, जब खुले आसमां तले अपने हाथ को मलते हैं, जब खुले आसमां तले अपने हाथ को मलते हैं। अगला सुनेंगे कि उस टूटते तारों से भी क्या दुआ करना, उस टूटते तारों से भी क्या दुआ करना, जब घर के लोग ही मुझे निकम्मा समझते हैं, जब घर के लोग ही मुझे निकम्मा समझते हैं। काश कि मैं भी सूरज होता, काश कि मैं भी सूरज होता, तपने के बाद ही सही आखिर वो भी तो ढलते हैं, तपने के बाद ही सही आखिर वो भी तो ढलते हैं। अगला सुनेंगे कि अजीब हैं लोग देखो किस तरह मुस्कुराते हैं, अजीब हैं लोग देखो किस तरह मुस्कुराते हैं, खुद का घर रोशन कर दूसरों का घर जलाते हैं। अजीब हैं लोग देखो किस तरह मुस्कुराते हैं, खुद का घर रोशन कर दूसरों का घर जलाते हैं। अगला जो शेर पढ़ रहे हैं बहुत मज़ेदार, आप सुनेंगे कि भरोसा खुद पर करना और खुदा पर लेकिन, भरोसा खुद पर करना और खुदा पर लेकिन, तुम उससे इश्क मत करना जो भाव खाते हैं। भरोसा खुद पर करना, भरोसा खुद पर करना और खुदा पर लेकिन, तुम उससे इश्क मत करना जो भाव खाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना आसान है दोस्त, लोगों के पहचानने का तरीका देखिए। ऐसे लोगों को पहचानना आसान है दोस्त, मांग लो मदद फिर देखो कैसे मुंह छिपाते हैं, मांग लो मदद फिर देखो कैसे मुंह छिपाते हैं। और अगला जो मैं पढ़ रहा हूँ, एक अंतिम नहीं एक और पढ़ रहा हूँ कि चलते चलते जिंदगी में कुछ आगे निकल लिए, चलते चलते जिंदगी में कुछ आगे निकल लिए, दुख की बेला को मिस्री समझ निकल लिए। चलते चलते जिंदगी में कुछ आगे निकल लिए, दुख की बेला को मिस्री समझ निकल लिए, आखिर कब तक तेरी याद में खुद को जलाते रहता, आखिर कब तक तेरी याद में खुद को जलाते रहता, यही सोच तेरे गांव से दबे पांव चल दिए, यही सोच तेरे गांव से दबे पांव चल दिए। उस रात आकाश भी रोया था मेरे संग बरसात बनकर। घुप अंधेरा चुप खड़ा है, घुप अंधेरा चुप खड़ा है, आंखों में सपना पड़ा है। घुप अंधेरा चुप खड़ा है, आंखों में सपना पड़ा है, जीने की चाहत में इंसान अन्याय देख सहकर मुँह खड़ा है। तुमसे प्रेम किया, तुमसे ये कह पाया और तुम्हें जाने दिया,
मैं अपने साहस पर आज तक आश्चर्यचकित हूँ। यहाँ ताली बजानी है जी। अब अगले कवि के रूप में बुलाने से पहले मैं निजी रूप से इंडियन ऑयल और शरद जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से वो दर्शक से लेकर कवि तक को चार्ज रख रहे हैं, जूस हमारे लिए भी भिजवाया गया भाई, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारे बीच अगले कवि के रूप में जो आ रही हैं वो कवित्री हैं, शिक्षिका हैं, गृहिणी हैं और उसके साथ साथ वो एक सजग पाठक भी हैं। हम उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनको हम हमेशा देखते रहते हैं, उन्हें पढ़ते रहते हैं। वो जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं उसकी समीक्षा वो लिखती हैं, बहुत ही कमाल होता है। आप उन्हें पढ़ें, उनसे जुड़ें और अभी आप उन्हें पहले सुने। हम आमंत्रित करना चाहेंगे आपकी तालियों के बीच सम्मान सहित आदरणीय सीमा संसार जी का। बेहद शुक्रिया। शुरुआत में मेरे परिचय में कहा गया था कि मैं स्त्री संवेदना पर ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ, तो इसी बात पर किसी ने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि आप स्त्रियों पर तो बहुत कविताएं लिखती हैं, कभी पुरुषों पर लिख कर देखिए। तो मैंने सोचा कि लिखी जानी चाहिए पुरुषों पर भी कोई कविता। कितना कठिन है पुरुषों पर कविता लिखना, उफ रे बाबा। स्त्री विषयक कविताएं लिखते लिखते ये ख्याल आया, आखिर हम समानता की बात करते हैं। तो पहली कविता है संपूर्ण पुरुष। समंदर जैसे सीने में न जाने कितने बूंदे हैं आंसुओं के, जिसे छुपा कर रखना तुम्हारी नियति है। गो कि तुम्हें बनना है कछुए की कठोर पीठ, इस कठोर पीठ पर सवारी करते हुए मैं भूल जाती हूँ कि उसके नीचे दबा है खरगोश की तरह एक मुलायम दिल, जिसकी छोटी छोटी आँखों में भरा है ढेर सारा प्रेम, जिसे तुम कभी जताना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि बिना कहे ही मैं जान लूँ तुम्हारा सच, तुम्हारी सारी मुलामियतें छुप जाती हैं इन्हीं कठोर आवरण के नीचे, जिसे तुमने ढोया है जबरन अपनी पीठ पर। स्त्रियां जी लेती हैं अपनी जिंदगी आंसुओं के प्रवाह में बहते हुए। तुम चट्टान बनकर खड़े हो जाते हो उन सैलाब को रोकने के लिए। जबरन थोपने की कला तुम खुद पर ही आजमाते रहते हो। आओ ना एक दिन सब भूल कर कि तुम एक पुरुष हो और बिना स्त्री बने ही सोख लो सारे दुख अपने कठ करेज पर। यकीन मानो तुम्हारी सहनशीलता प्रसव पीड़ा को भी पार कर जाएगी उस दिन। आओ मेरे पास बैठकर रो लो एक दिन, भूल कर कि तुम एक पुरुष हो, एक संपूर्ण पुरुष बन जाओगे। अपनी मानवोचित करुणा और त्याग के साथ तुम थोड़े थोड़े पुरुष बन जाना, थोड़ी थोड़ी स्त्री बन जाना, या फिर बस तुम बन जाना। गो कि तुम जैसे हो बस तुम हो मेरे लिए। अब ये कविता थी पुरुषों के लिए जो मेरे मन में भाव आए। और अब जो अगली कविता है वो अधिकांश पुरुष हमारे अवधि आबादियों के लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या मनोभावना है, उन पर है। सुनिएगा। शीर्षक है, कविता का शीर्षक है तुम करती क्या हो। स्त्रियों से पूछे जाने वाले एक गैर जरूरी प्रश्न जो कि पुरुषों के लिए उतनी ही जरूरी है। स्त्रियों से पूछे जाने वाले एक गैर जरूरी प्रश्न जो कि पुरुषों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि उनकी लंबी नाक। तुम करती क्या हो।
महज एक प्रश्न नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है स्त्रियों की अस्मिता पर, जिसे अक्षुण्ण रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी कोख से बच्चों को जनना। घर में रहने वाली उन महिलाओं से पूछा जाता है कि आखिर तुम करती क्या हो, आखिर तुम करती क्या हो। उनकी बदन से आती हुई पसीने और मसाले की गंध जितने ही जरूरी सवाल, जिसके जवाब पाने के लिए मर्दों को सूंघना पड़ेगा उनके बदन को। सवाल से अधिक महत्वपूर्ण जवाब है, गो कि एक पंक्ति के सवाल के होते हैं अनगिनत जवाब। एक लंबी फहरिस्त उन कामों की जिसे करने में स्त्रियों की कमर टूट जाती है और उन्हें एक सांस में पढ़ने पर भी तकलीफ होती है। कामकाजी महिलाओं से भी पूछा जाता है अक्सर वही एक सवाल। स्त्रियां अर्धनारीश्वर की तरह बांट लेती है अपने बदन को दो फाक में, आधी स्त्री और आधे पुरुषों में बटी स्त्रियों से भी पूछे जाते हैं वही सवाल। घर में भी बाहर में भी हर जगह उपस्थित महिलाओं को मान लिया जाता है हमेशा की तरह अनुपस्थित, और वह मौजूद प्रश्न जो आज भी अनुत्तरित हैं कि आखिर महिलाएं करती क्या है। पुरुषों के नाक जितने लंबे प्रश्न, स्त्रियों की रीढ़ जितनी झुकी उत्तर कभी मूल्यांकित नहीं हो सके। और फिर अंत में एक और कविता है, वो भी पुरुषों के ऊपर ही लिखी गई है, जिसका शीर्षक है तुम्हारी पीठ। पीठ अवलंबन का केंद्र बिंदु ही नहीं, पीठ अवलंबन का केंद्र बिंदु ही नहीं अपितु सांसों की भूमध्य रेखा भी है, जिसके आरोह अवरोह से स्पंदित होती है यह धरती। तुम्हारी पीठ इस दुनिया की सबसे आरामदायक जगह है, जहाँ मैं अपना सिर टिकाकर भूल जाती हूँ दुनियावी प्रपंचों को। जब भी अपनी उंगलियों से उकेरती हूँ तुम्हारी पीठ पर कुछ अस्पष्ट शब्द, तुम्हारी तरंगे ढूंढ लेती हैं उन धूमिल शब्दों के अर्थ। तुम्हारी पीठ सिर्फ मेरे सिर टेकने की जगह नहीं, लाड़ जताने का एक जरिया भी है। गंगा के मैदानी इलाकों की तरह तुम्हारी पीठ भी कहीं चिकनी तो कहीं उबर खावर है। इस बालुई मिट्टी में जब तपती हुई धूप स्वर्ण की तरह चमचमाती है, मेरा भरोसा उतना ही तपता जाता है। जैसे बेफिक्र होकर एक रेल धड़धड़ाती हुई चली जाती है पुल के उस पार, मैं उतनी ही धंसती चली जाती हूँ तुम्हारी पीठ के सुरंग में। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी स्त्री और पुरुषों पर। अब अगले कवि के रूप में मैं हमारे इस कविता उत्सव के संचालक रहमान जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपनी प्रेम भरी कविताएं हमें सुनाएं। और एक तो जिस तरह से मेरे कोमल कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, मेरी अगर असमय मृत्यु होती है तो अरमान आनंद सिंह को सीधा गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। हम गुजारिश करेंगे जितने भी लोग बचे हुए हैं वो अगर व्यवस्थित तरीके से आगे आकर बैठ जाएं, अगर एक लयबद्ध तरीके से जो लोग आगे हैं तरीके से सलीके से आगे की कुर्सियाँ भरी हुई मिले, मतलब मेरी आंखें जाए तो इंसान पे पड़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लोग भी मैम अगर आगे आ जाएं। मैं सीमा जी जब पढ़ रही थी कविता, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं इनके साथ एक बार अरमान भैया के आमंत्रण पर ही गणेश दत्त महाविद्यालय में दिनकर जी की जयंती पर इनके साथ पढ़ने का मौका मिला था। निजी रूप से मुझे उन्हें सुनना बहुत पसंद है और हम उन्हें पढ़ते भी रहते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ पहले, शायद सीमा मैम को ये पता नहीं होगा। उनके लिए ये कविता है। सीमा मैम, हम चाहेंगे कि आप सुने हमारी बातचीत को। ये पंक्तियाँ आपको समर्पित कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं अपनी कविताएँ सुनाऊँगा। उन्होंने वो स्त्री पर एक कविता सुनाई कि तुम करती क्या हो।
ये तकरीबन हर वो पुरुष अपने जीवन की उन स्त्रियों से एक ना एक बार ज़रूर पूछता है जिनके साथ वो किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं कि तुम करती ही क्या हो, तुमसे होता ही क्या है, जो कि नहीं पूछा जाना चाहिए किसी भी तरह से। वो आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी प्रेमिका है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, आपकी साथी हैं, आप उनके यात्री हैं, सहयात्री हैं, आप ये नहीं पूछ सकते हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सीमा मैम ये पंक्ति है कि स्त्री केवल स्त्री नहीं है, स्त्री केवल स्त्री नहीं है। हमारा समाज ये बात जितनी जल्दी मान लेगा उतनी ही तेजी गति से विनम्रता की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे कि मैंने जाना तुम्हारे सानिध्य में कि तुम मेरे लिए महज स्त्री मात्र नहीं हो। मैंने जाना तुम्हारे सानिध्य में कि तुम मेरे लिए महज स्त्री मात्र नहीं हो। तुम्हारा साथ मुझे सभ्य बनाता है। सभ्यता के लिए स्त्रियों का साथ अनिवार्य है। ये आपके लिए थी पंक्तियाँ। अब जैसे कि मुझे कविता पढ़ने के लिए कहा गया है और अरमान भैया ने जैसे कहा कि 8 कविताएं तो तुम पढ़ ही चुके हो, तो 9वीं कविता के रूप में एक बहुत ही छोटी सी सीधी सी है कविता, मैं वो बताता हूँ। कविता ये है कि अभी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कविता की पंक्तियाँ हैं कि मैंने त्योहार पर माँ के लिए नई साड़ियाँ नहीं खरीदी, बहनों की पसंद का लहंगा लाना बाकी है, मुझे छोटे बच्चों के लिए तोहफे और चॉकलेट भी खरीदनी है, अपने दोस्तों से मिले हुए ज़माना हो गया, उनके साथ नए किस्से बनाने हैं, उनसे पुराने किस्से सुनना है, बेवजह हंसना है, उनसे गालियाँ कब सुनी थी याद नहीं है, कब उनकी टांग खिंचाई की भूल गया हूँ। सूरज डूबने की दिशा में मुझे अकेले टहलना है, अपनी पसंद के सारे संगीत पैदल चलते हुए सुनूंगा, तितलियों को देखकर मुस्कुराना है, भौरों के साथ भागा दौड़ी करनी है, वसंत में फूल चुनने की बारी आ गई है, मुझे प्यार करना है। मुझे प्यार करना है किसी एक लड़की से, उसकी आंखों की तारीफ करनी है, उसके कंधे पर सिर रखकर गुनगुनाते हुए सपना देखना है और उसके साथ ढेर सारी जगहों पर जाकर चाय पीना है, उसके लिए अनगिनत प्रेम की कविताएं लिखना है। ये ज़रूरी काम मैं बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। और भी कई ऐसे ज़रूरी काम हैं जिसे पूरा होना है, अभी ठीक से जीना बाकी है, अभी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ एक छोटी छोटी पंक्तियां हैं, मैं वो सुनाने के बाद मैं विदा लूँगा। छोटी सी पंक्तियां हैं कि वो आए और लौट कर वापस चले गए, वो आए और लौट कर वापस चले गए, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ, अगर वो आए होते तो उनका लौट पाना मुमकिन नहीं था। एक आखिरी और छोटी कविता मैं पढ़ता हूँ कि केवल मैं ही नहीं, केवल मैं ही नहीं, मेरा कमरा भी खूबसूरत और सुगंधित हुआ था जब तुम आई थी। केवल मैं ही नहीं, मेरा कमरा भी खूबसूरत और सुगंधित हुआ था जब तुम आई थी। अब कमरे में धुआं है और एक अजीब सी गंध, फर्श पर सिगरेट की ठूंठ बिखरी सुलग रही है और मेरा सीना जल रहा है, लगता है कि तुम चली गई। बहुत बहुत बेगूसराय के युवा कवि रहमान बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे प्रेम की कविताएं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावुक पंक्तियां। तो बहुत ही अच्छा लगा उन्हें सुनकर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रहमान के लिए। देखिए जो बात है वो बात है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। तो बहरहाल हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। यहाँ पे मेरी नज़र जा रही है कुछ ऐसे छात्रों पर जो हमारे सीनियर हैं और जिनकी हंसी मुझे बहुत पसंद है, वो आ चुके हैं, आपका इंतज़ार बहुत पहले से था। तो अब हम लोग वापस से कार्यक्रम की ओर चलेंगे, समय की थोड़ी कमी है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ईमानदारी से सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और उसकी सराहना भी कर रहे हैं ताली बजा बजा कर। तो हम अगले कवि के रूप में आमंत्रित करेंगे डॉक्टर अंचित जी को, पटना कॉलेज के सबसे पहले ये कवि हैं, जीविकोपार्जन के लिए ये पटना कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो सहायक प्राध्यापक हैं। तो हम आमंत्रित करेंगे जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर अंचित।
जब तक साहब मंच तक ना आ जाएं तब तक आपको तालियां बजाती रहनी है, ये मेरा निजी अनुरोध है आप तमाम लोगों से। शुक्रिया रहमान। ये जो प्रोफेसर वाला परिचय है ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है और नाम के आगे डॉक्टर भी लगा दिया जाता है। वो जिस पर गुजरी है वो जानता है कि उस डॉक्टर के पीछे जो दुख है वो कैसा है। जो लोग अभी हाल में पीएचडी कर चुके हैं वो जानते हैं कि वो डॉक्टर उन्हें चाहिए था या नहीं चाहिए था। बहरहाल मंच से कुछ बहुत बड़े कवियों की कविताएं भी पढ़ी गई हैं। बेगूसराय आना हो और दिनकर को सुनना हो जाए, इससे बढ़िया तो कोई इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों में जहाँ जहाँ कविताएं पढ़ी हैं, थोड़ा उम्र का ख्याल करते हुए कोशिश की है कि गंभीर कविताएं पढूं। आज जो बिल्कुल नए लोग हैं उन लोगों ने फिर से ये जोश जगाया है कि मैं भी एक दो प्रेम की कविताएं पढ़ सकता हूँ। अभी आप पे बात है आपका। हाँ, और अध्यक्ष जी से खास ताकीद रहेगी कि वो भी ध्यान दें। जो पहली कविता मैं पढ़ूंगा, मैं दो कविताएं सुनाऊंगा। जो पहली कविता मैं पढ़ूंगा वो मेघना शीर्षक है उसका। किसी मेघना के लिए किसी ज़माने में ये कविता लिखी गई थी। मेघना। मेघना मेघों से भरी हुई, बरसात की शाम की तरह पनियाली तुम्हारी आंखें। मेघना मेघना मेरी मेघना, मेरी प्यारी मेघना, मेरा दिल तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसता है। बहुत दूर, मुझसे बहुत दूर अपनी इन सफ़ेद उंगलियों पर गिरने देना यही बारिश। इसी बारिश ने इतने बरस मेरी आहें, मेरे दर्द संभाल रखे हैं। तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग रहते रहे मेरे भीतर, सोखते रहे वह नमी मेरी आत्मा पर जो तुम्हारी वजह से उग आई थी। बारिश में डूब गया है शहर। ठंडी हवा मेरे भीतर सिर्फ प्यास के मकान खड़ी करती है। तुम्हारे बिना मेरा अकेलापन जंगली पौधों की तरफ फैलता है। मेघना मेरी मेघना, मेघना मेघना, विरह का दूसरा नाम है ये मौसम। इसी बारिश की तरह लौट आना मेघना वापस, देखना वैसे ही जैसे देखा करती थी छिपी हुई अपनी लाज के भीतर। मेघना मेरी मेघना, मेघना मेघना मेघना, मेरी तुम्हारी कहानी में अभी चुंबन शेष है और अनगिनत बारिशों का आना। ये पहली कविता है। जो दूसरी कविता है उसका नाम है पटना के लिए। जब दूसरे शहरों में होता हूँ तो कोशिश करता हूँ ये कविता सुनाई जाए। कोई भी कवि सबसे पहले अपने शहर का कवि होता है, तो सारे परिचयों से ऊपर जो परिचय मुझे पसंद है वो परिचय यही है कि मैं पटना का हूँ। तो ये कविता पटना के लिए। दूसरे शहर की गायों से नहीं होता प्रेम, वहाँ के कुत्ते अपने नहीं लगते, वहाँ की सड़कें घर नहीं जाती। एक सुनसान बियाबान भीतर जगह बना लेता है निकलते ही, एक अदृश्य रेखा जो पार होते ही डूबने लगता है दिल। खाना बदोशी से पहला वास्ता, सूरज पहली बार सर पर, मोहल्ले की गालियाँ पहली बार इनायत लगती हैं। पहले घंटे में ही याद आने लगता है खिड़की से दिखता मंदिर का गुंबद। पटना दूसरे शहरों के घाटों पर अपने प्रेम का पानी नहीं, दूसरे शहरों के पेड़ों को देखकर नहीं जागती भूख। हमारी खुशकिस्मती कि जीवन के बहाव अपनी ओर थे। एक घर था, एक छत थी, एक खिड़की भी, जड़ भर ज़मीन थी, भले समंदर नहीं था। हमें फिरना नहीं पड़ा निर्वासितों की तरह, दुनिया नहीं छीना हमारा देश। पटना था इसीलिए गाज़ा नहीं था हमारे बुरे सपनों में। पटना था तो रात गुजारने के लिए बुलाया जा सकता था कोई मेहमान। होठ थे ख्वाब में क्योंकि गोल घर था बचपन में, आदमियत थी क्योंकि लोग थे, भीड़ नहीं थी। कविता में ठिठक सकते थे, नींद में भटक सकते थे। मैंने कोमलता जानी क्योंकि सड़कें घर से निकलती, मैंने कोमलता जानी क्योंकि सड़कें घर से निकलती तो किसी की बालकनी के नीचे जाकर ख़त्म होती।
दूसरे शहरों में कैसे होता ये, जैसे कितना प्रेम जिया जाए दूसरों की कविता से। सफ़र पर निकलते ही घर याद आता है, मेज़ पर पड़ी किताबें, सोमवार के काम, इतना ही प्रयोजन सफ़र का, इतनी ही सीमाएं यात्राओं की। दरवेश अपने घर कहाँ लौटता। दरवेश फ़िलिस्तीन के कवि हैं और फ़िलिस्तीन जो है उसको कोई देश नहीं माना जाता। दरवेश अपने घर कहाँ लौटता, सईद कहाँ याद कर पाता था बचपन। नेरुदा का एक प्रसंग आता है। नेरुदा चिले के कवि हैं, पाब्लो नेरुदा, और अब तो मेरे हमनाम हो चुके हैं। उनकी मौत उनके शहर में हुई थी। दरवेश अपने घर कहाँ लौटता, सईद कहाँ याद कर पाता था बचपन। नेरुदा के जनाजे को पूरे शहर ने सलामी दी। कितना हसीन ख्वाब है ये, कोई लंदन में दफन हुसैन से पूछो, रोम में दफन कीट्स से। जितना आगे बढ़ता हूँ पीछे लौटने की इच्छा बढ़ती जाती है भीतर। हृदय में खून की एक एक बूंद उड़हुल का फूल बनकर दिखाई देती है। कोई भी शहर हो पहले चुंबन की तरह याद आती है अपने शहर की गंध। बहुत सुंदर, ज़ोरदार ताली एक बार हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने डॉक्टर अंचित को सुनते हुए उनकी उन पंक्तियों पे ध्यान दिया या नहीं दिया। मैं उन पंक्तियों पे आपको ले जाना चाहूँगा। जब ये पटना के बारे में कविता पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक पंक्ति पढ़ी थी कि दूसरी शहर की सड़कें घर नहीं जाती। कितनी प्यारी पंक्ति है, ज़ोरदार ताली हो जाए। और पहली कविता जो ये प्रेम की सुना रहे थे, इन्होंने कहा कि सबको देखते हुए मेरा भी मन हुआ। अभी बहुत बात बाकी है, आप सुना सकते हैं प्रेम की कविताएं। आपकी मेघना, वो मेघना के लिए मेरी 4 छोटी पंक्तियां हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि कुछ भी ना लिखा जाए, वो कविताओं से जीवित है और मैं कविताओं में जिंदा हूँ। इसी के साथ जी अब हम बुलाना चाहेंगे इसके बाद हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त सुंदर सुशील गुणवान और SBSS कॉलेज बेगूसराय के प्रोफेसर, कवि, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी, लेकिन हम प्यार से इन्हें सर्गियो बुलाते हैं। तो एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए हमारे प्रोफेसर अरमान आनंद सिंह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान। अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम। पहली कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ मैथिली में है, अंगी मैथिली में। हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर अमाज्ञा राय शशिधर, वो बेगूसराय की भाषा को अंगी मैथिली कहते हैं। तो वो कविता है एक लड़की का, मुझे सुसाइड नोट है, मरने से पहले उसने क्या कहा था, जिसकी हत्या, ये बेगूसराय की ही कहानी है, जिसकी हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने माता पिता के बिना मंजूरी लिए उसने शादी कर ली। हमरा ठोंठ पर चढ़ के माए दे दलही जहर। कुछ लोगों ने ये कविता पहले भी सुनी है। हमरा ठोंठ पर चढ़ के माए दे दलही जहर, हम बहुत तड़प के साथ मर लिए। बच्चा में जो दूध पियावे तो मुँह से दूध गिरे, तो माए हमरा अपन अचरा से पोछत रही मुँह। वह अचरा आई ठूसल रहे हमर मुँह में, आ गिरत रहले जहर के झाग। माए तो कानैत कानैत भी दाबने रहली हमर हाथ गोर देह। माए पता छो तोए बाबू के देह देली तब कह सकली प्रेम। माए पता छो तोए बाबूजी के देह दलही तो कह सकली प्रेम। हम पहले के लिए प्रेम ओकर बाद दिलिए देह। बताओ ना सच में ये इतना बड़का जुर्म छे गे माए। गे माए प्रेम दुनिया के सबसे अनमोल चीज, इंसानियत के सबसे नीक उपहार, तब केना हो सके छे गे माए प्रेम करे के एतगो सजा। हम तो बुझिए कि हम तोहार आ पापा के प्रेम के निशानी छिए। पापा नहीं पप्पा। हम तो बुझिए कि हम तोहार आ पप्पा के प्रेम के निशानी छिए, लेकिन अगर प्रेम की है हश्र हो तो कहे पड़ते
ये दुनिया प्रेम से नय बलात्कार से जन्मल होते। हम मरद खनी हमरा मरद खनी न याद देलो प्रेमी के चेहरा नौकर बात। हम निशब्द आँख से देखत रहिए तोरे मुँह, जन्मत जकर मुँह देखलौं मरत ओकरे गोदी। जेहे गोदी में जीवन बतल बीतल वह गोदी में छूटल आखिर सांस। एकरा से बड़ सुख दुनिया में आर की। हम मरद खनी भी न ले सकली अपन प्रेमी के नाम। हृदय के हरेक धड़कन कहत रहले पुकारत रहले माय माय गे माय। कोरोना के दौरान एक छोटी सी कविता लिखी थी। जब चारों ओर मृत्यु मृत्यु और शमशान के दृश्य थे, उस समय ये कविता मैंने लिखी थी। ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसका कोई शीर्षक मैंने दिया नहीं है। बिना भाई के, बिना बेटे के, बिना भाई के, बिना बेटे के, बिना माँ के, बिना बाप के, बिना बहन के, बिना दोस्त के कैसे रहेगी यह दुनिया, कैसे जिएगी। कहाँ जाएंगे हम बचे हुए लोग जिन्हें छोड़कर तुम चले जा रहे हो। यह वक्त की जीभ पर उगा हुआ फोड़ा है जिसकी तकलीफ़ शायद दिखा सकें बता नहीं सकते। जब कोई मर जाता है उसे चाहने वाले भी कहाँ जिंदा रहते हैं। जब कोई मर जाता है उसे चाहने वाले भी कहाँ जिंदा रहते हैं। मौत से अधिक कष्ट है मातम में आँखें जिन्हें रोने की फुर्सत नहीं मिली, होठ जिन्हें सिसकने की ताकत नहीं मिली, दर्द से भरे हुए सीने जिन्हें कमरे के कोनों ने सहारा नहीं दिया। उनकी कहीं ज़मीन नहीं, कहीं आसमान नहीं, कहीं से ले आओ पृथ्वी की दहकती हुई लावे की कोख जो इस कराह को दफन कर ले। खाक हो जाने दो लंबी चीख से भरी हुई ये जिंदा आत्माएं, तड़पती हुई रूहें स्वर्ग और नरक को अनिच्छा से भर देती हैं। धन्यवाद। इस तरह की कविताएं सुनने के बाद आप कुछ कहें संभव नहीं हो पाता। ऐसी मार्मिक कविताओं पे जितनी जोरदार है उससे कहीं अधिक आप श्रोताओं के लिए जिम्मेवारी है कि आप उस पर विचार भी करें कि ये जो कविताएं मंच से पढ़ी जा रही है वो हमारे समाज से उठाई गई है, हमारे समाज से ली गई है, वहाँ से देखी गई है। हम अपने समाज को इतना सुंदर बेहतर बनाएं कि दूसरी तरह की कविताएं आए। अरमान आनंद सिंह के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं अरमान भैया के इजाज़त के बाद, उनकी इस कविता के बाद मुझे वो पंक्ति आज मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं ही। वो पंक्ति ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी पर हमला बोलता है, तीसरा दूर खड़ा देखता है। एक आदमी दूसरे आदमी पर हमला बोलता है, तीसरा दूर खड़ा देखता है। पहला और दूसरा दोनों लहूलुहान हैं, तीसरे के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान है। पहला और दूसरा दोनों लहूलुहान हैं, तीसरे के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान है। ये सब देखकर छत की मुंडेर पर बैठा गिद्ध उड़ गया। आदमी को ये सब देखकर छत की मुंडेर पर बैठा गिद्ध उड़ गया। आदमी को आदमी के द्वारा लहूलुहान किए जाने पर एक तीसरे आदमी की मुस्कान से गिद्ध शर्मिंदा है और मैं उस तीसरे को आदमी कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगले कवि के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रशांत विपल्लवी जी को। पटना से हैं, सिनेमा समीक्षक हैं, कवि हैं। जब तक वो मंच तक आ ना जाए आप ज़ोरदार तालियां बजाते रहें। आदरणीय प्रशांत विपल्लवी जी। पिछले दिनों पटना में कवि सम्मेलन हुआ, उस दौरान एक कवित्री बेहोश हो गई, यहाँ बच्चे भाग गए, लेकिन फिर भी हौसला है कवियों का, हम सुनाएंगे आपको। एक छोटी कविता है, कविता का शीर्षक है खलल। भूख लिखने में बरतता हूँ इतना एहतियात, भूख लिखने में बरतता हूँ इतना एहतियात,
कि भूख में दीर्घ की मात्रा बची रहे, प्यास में छोड़ देता हूँ प को अधूरा, कि बरकरार रहे प्यास अंत तक। मैं न भूखा हूँ और ना ही प्यासा, मुझ में शब्द बोध है, जो भूखे हैं और प्यासे भी वे छुपा रहे हैं दीर्घ की मात्रा। राजेश कमल जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आएँ, वो काव्य पाठ भी करें और अपने अध्यक्षीय भाषण से भी हम तमाम लोगों को ओतप्रोत करें। आप तमाम लोगों के तालियों के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कवि पटना से राजेश कमल जी। अब के लौटा जो अपने शहर, जबकि सब कुछ तो वही है, वही गली, वही घर, वही मोहल्ला, वही दोस्त, वही रात, वही दिन, वही सनम की गली, फिर भी उदास है चित्त। अब के लौटा जो अपने शहर, अपने घर। दुआ सलाम भी फतवों सा ध्वनित होता है, दुआ सलाम भी फतवों सा ध्वनित होता है। नहीं है आत्मीय ताप नुक्कड़ों पर, छवियाँ युद्ध सी हैं, बहसों को हिंसा कहा जा सकता है। अब यहाँ टूटे हुए लोगों का नहीं है कोई साथी, अब यहाँ भटके हुए लोग नहीं पहुँचते गंतव्य, अब यहाँ भुला दिए गए वो जो हार गए थे, अब यहाँ प्रेम सबसे खतरनाक भावना है, अब यहाँ विस्थापन स्वप्न है। हम एक ध्वस्त हो चुके शहर के मलबे पे खड़े हैं, हम एक ध्वस्त हो चुके शहर के मलबे पे खड़े हैं, जबकि किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं गिराया है कोई बम। एक सुना देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंचों पे पढ़ने लायक चीज़ है। हाँ, बच्चे चले गए हैं, इसलिए इसमें एक थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। बच्चे रहते तो मैं नहीं सुनाता। कुछ चोट्टे, कुछ माहिर चोट्टे, कुछ चोट्टे, कुछ माहिर चोट्टे, कुछ कुंठित, कुछ अतिशय कुंठित, कुछ प्यारे, कुछ बहुत ही प्यारे, कुछ ने मुँह में दही जमाया, कुछ ने उनका नमक है खाया, कुछ तो बचपन से हैं ज्ञानी, कुछ को ज्ञान अभी है आई, कुछ दुश्मन कुछ दोस्त ही काफ़ी, कुछ दुश्मन कुछ दोस्त ही काफ़ी, कुछ ने सीधे कत्ल किया है, कुछ चुटपुटवे ही हैं भारी, कुछ को मैंने चूम लिया है, कुछ को मैंने चूम लिया है, कुछ को उसने चूम लिया है, कुछ का ऐसा वैसा भी है, कुछ तो मेरे जैसा भी है, कुछ का जाने क्या धंधा है, कुछ को पैसा वैसा भी है, कुछ का पानी जान न पाया, कुछ का लेवल बहुत ही हाई, कुछ का पानी जान न पाया, कुछ का लेवल बहुत ही हाई। सब में कुछ कुछ अलग अलग है, पर एक बात बहुत कॉमन है, सब में कुछ कुछ अलग अलग है, पर एक बात बहुत कॉमन है, सब ने भांग बराबर खाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। परछाइयाँ धूप की हमसफ़र है, अंधेरा जुगनुओं का यार। परछाइयाँ धूप की हमसफ़र है, अंधेरा जुगनुओं का यार। रात सबकी है, चांद उन सबों का जो उसे हसरत से देख रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक